जीएस एग्जाम के लिए में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सबसे पहले आज हम लोग का जो टॉपिक है क्विज का, वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी मगध किस प्रकार से राइज किया, उसमें कौन कौन शुरुआती राजवंश थे। वहाँ से करते करते मौर्य साम्राज्य का भी क्विज करेंगे, लेकिन मौर्य प्रशासन का क्विज कल करेंगे, यानी उसका एक वीडियो का जो क्विज के फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वह जो फॉर्मेट होगा वो आपको एक वीडियो फॉर्मेट पे व्हाइट बोर्ड पर उसको पढ़ाया जाएगा। मौर्य प्रशासन वो पहली क्लास होगी जिसे हम क्लास बोलेंगे। ये जो है एक क्विज का वीडियो है। और आज जो करेंगे, सबसे पहले 16 महाजनपदों का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी रिवीजन का वीडियो वो हो सकता है कल की वीडियो में आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन भूलने के बाद रिवीजन, यानी सारा विषय का आपका रिवीजन कराया जाएगा क्विज में ही। तो आज का 16 महाजनपदों का रिवीजन जो कराया जा रहा है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? विदेह। गलत है। वज्जी मथुरा, वैशाली, विदेह, मिथिला, तीनों सही था, उसका भी सही था। ठीक है। वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है। और जिसमें सबसे पावरफुल शक्तिशाली लिच्छवी था। ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी मल्ल कुशावती। ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। देखिए, जो इंद्रप्रस्थ जो अभी है इलाका, वो दिल्ली के आसपास का है। और दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम नहीं, योगिनीपुर था। क्या था? योगिनीपुर। इंद्रप्रस्थ भी था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। ठीक है। पूछते वाराणसी को किस 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो वरुणा और अस्सी नदी के बीच में वाराणसी जो है वरुणा और अस्सी नदी के बीच में बसा नगर है। अगला क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अब पुराने समय में चंपा को क्या कहा जाता था? पास। ये आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है। कौशल महाजनपद की श्रावस्ती को सरयू नदी बीच से डिवाइड करती है, यानी बांटती है। सरयू नदी जो यूपी में है, वो इसको बीच से 2 भागों में बांटती है। वत्स महाजनपद की राजधानी वत्स कौशाम्बी। ठीक है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। एक एक करके सबको बोलना है, और आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको भी बोलना है। अगला क्वेश्चन है, अंग जो जनपद था उसका राजधानी चंपा था, उसका पुराना नाम था मालिनी। ठीक है। ये अभी याद आ गया। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल मगध था। ठीक है। उसके बाद अवंती था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ थी। तो जैसे मगध में आएंगे तो मगध महाजनपद के पास नदियाँ हैं, तो वहाँ पर कृषि संसाधन ज़्यादा है। संसाधन है तो कृषि पुराने ज़माने में खाने पीने के लिए था। और लोहा का इलाका छोटा नागपुर का पठार है। उसी तरह मालवा में जो रीजन है वहाँ भी लोहा का खनिज ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी वो लोग बाद में ये दोनों जनपद आते हैं। फिर अवंती भी मगध के अंतर्गत आ जाता है। ये था आप लोग का 16 महाजनपदों में से 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी मैंने पूछा उसका रिवीजन था। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आज का टॉपिक है, 2 टॉपिक का आज यूज करेंगे। पहले बता दें, शुरुआती मगध राज्य पर शुरुआती जिस वंश का राजा था उसका, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। इसके जो ट्रिक था हसीन मशूक शाह, तो इसी पर आधारित चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है। हर्यक के बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग।
ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत अच्छे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त। प्रीतरथ। ठीक है। आपसे है क्वेश्चन, हर्यक वंश के अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन। हर्यक वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, नागदशक। ठीक है। नंदीवर्धन थे शिशुनाग वंश के। ठीक है। आप लोग से उम्मीद है आप भी जवाब देंगे राजा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार बैठा। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने कहाँ के राजा को हराकर मगध में मिला लिया? अंग के राजा। अंग के राजा को, अंग के राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्म। उसको मिला लिया कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। चलिए आपको मैं बताता हूँ। चलिए हर्यक वंश का जो दूसरा राजा था कौन था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु। उसने 2 राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया था। कौन कौन? वैशाली। ठीक है। और अवंती। कौशल को, वैशाली और कौशल। ठीक है। अवंती को शिशुनाग मिलाया था। अवंती किसने मिलाया था? शिशुनाग। ठीक है। अवंती किसने मिलाया था? शिशुनाग। देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसने अंग महाजनपद की जो राजा थे कौन थे? ब्रह्मदत्त। उसको अपने अधीन करवा लिया। उसके बाद उसको मार भी दिया था। उसके बाद आया अजातशत्रु का, बिंबिसार के बाद उसका बेटा आया अजातशत्रु। उसने वैशाली और अवंती। वैशाली और कौशल जिसकी राजधानी थी क्या? श्रावस्ती। श्रावस्ती। उसको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने अपने अंदर किसको कर लिया? वैशाली। अवंती। अवंती। ठीक है। अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। माहिष्मती। जो उज्जैन का क्षेत्र है, माहिष्मती। ठीक है। ये जो था ये आपको क्लब कर दिए कि कौन किसको मिला है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक लगभग शासन किया था? 52 वर्षों तक। ठीक है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किसे भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में जब बीमार पड़े थे उसकी सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। क्वेश्चन रिपीट था, आप बीच में क्यों बोले? और यही जो इसी को हर्यक वंश के जो बिंबिसार था, अवंती के राजा चंड प्रघोष के लिए पांडु रोगियन जब एनीमिया से ग्रसित थे उसके लिए भी जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा था। तो देखिए जीवक 2 जगह गया सेवा करने के लिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में, दूसरा अवंती के राजा प्रघोष का। ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा विवाह करके अपने राज्य का विस्तार किया था। तो बताना है वो कहाँ कहाँ विवाह किया और किससे किससे विवाह किया? पंजाब की राजकुमारी क्षेमा यानी नरेश क्षेमा से। ठीक है। और कौशल देश की महाकौशला से। ठीक है। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजित। उसकी बहन से शादी कौन कर लिया? बिंबिसार। और जो उसका बेटा होगा अजातशत्रु। हाँ। और कौशल नरेश प्रसेनजी का जो बेटी होगी उससे भी शादी हो जाता है उनका। समझ रहे हैं? गहराई से समझिए। और तीसरा उसकी पत्नी जो देखिए आप तो एक बता दें, मदर नरेश की बेटी क्षेमा से शादी हो गया बिंबिसार का। दूसरा हुआ कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। तीसरा बताइए, 3 शादी उसने किए थे। लिच्छवी गणराज की पुत्री जो थी चेटक की पुत्री थी चेलना, उससे शादी हुआ। 3 शादी उसका हुआ। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और वह अपने गद्दी पे बैठा, तो किस उपनाम के साथ बैठा? कुनिक। ठीक है। देखिए बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया मगध पर? 32 वर्षों तक। ठीक है। बिंबिसार ने 52 और इसने अजातशत्रु ने 32 वर्ष। ठीक है। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था जिसने वैशाली विजय में उसकी सहायता की थी? वर्षकार या वरसकार। ठीक है। वर्षकार या वरसकार। ठीक है। अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पे कौन बैठा? कालाशोक। नहीं, कालाशोक नहीं होगा, उदयन। ठीक है।
देखो उदयन इतिहास में 2 उदयन है। एक कौन है? हर्यक वंश में उदयन है, एक वत्स में है। वत्स महाजनपद है ना, उसमें भी राजा है उदयन। ठीक है। महाभाष में जो महाभाष है वो हमने किताब में उनका चर्चा किए हैं। जिसके उदयन 2 हैं। ये उदयन है पाटलिपुत्र के राजा। पाटलिपुत्र की जो गंगा और सोन नदी के संगम पर अपनी राजधानी को लाया था। बताना है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। बताना है उदयन किस धर्म का अनुयायी है था, यानी उदयन किस धर्म का अनुयायी था, पता है? जैन धर्म का। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नहीं, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। उदयन का पुत्र था नागदशक। ठीक है। हर्यक वंश के 4 राजा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ये हर्यक वंश खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा वंश आता है हर्यक वंश के बाद? शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग। ठीक है। उसके बाद कालाशोक आते हैं, नंदीवर्धन है। ठीक है। तो नागदशक की हत्या कर शिशुनाग, या उसे गद्दी से हटाकर शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। तो क्वेश्चन है, ये शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ की बनाई? जैसे आप वैशाली। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र से वैशाली। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी से कहाँ गया? राजगिरी से पटना गया, यानी पाटलिपुत्र से वैशाली से फिर लौट के आएगा कहाँ? पाटलिपुत्र। कालाशोक लाएगा। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। ठीक है। कालाशोक को कहीं कहीं काकवर्ण भी कहा जाता है। इसके समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासनकाल? चतुर्थ बौद्ध संगति। द्वितीय। चतुर्थ गलत है। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। ठीक है। ठीक है। सेकंड बौद्ध कॉन्फ्रेंस। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, जो कि सिकंदर के समकालीन था। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना है। बताना, जैसे मैं अगर कोई एक्स मेरे से मान लो मैं हर्यक वंश पूछूं तो उसका पहला राजा और उसका आखिरी राजा बोलना है। तो मैं वंश बोलूंगा आपको, पहला राजा और आखिरी राजा। हर्यक वंश के बताना, हर्यक वंश का बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और अंतिम राजा नागदशक थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और अंतिम राजा नागदशक थे। नंद वंश के महापद्मनंद और घनानंद। महापद्मनंद थे संस्थापक और आखिरी कौन थे? घनानंद। शिशुनाग वंश में कौन थे? शिशुनाग और नागदशक। शिशुनाग और नंदीवर्धन अंतिम शासक थे, नागदशक नहीं। तो देखिए, हसीन मसूद शाह हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद कौन आएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद। तो ये चारों का मैंने क्या किया, प्रथम और आखिरी। आप भी क्या करें, जैसे आगे जाएंगे चोल वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, तो ये सब का पहला राजा तो याद करेंगे, उसकी राजधानी भी करेंगे, लेकिन लास्ट में अंतिम राजा भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपसे थोड़ा सा सिकंदर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मगध पर जब नंद वंश का शासन था तो सिकंदर का आक्रमण उत्तर पश्चिमी भारत में हो रहा था। तो बताना है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में। तो उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप। ठीक है, फिलिप या फिलिप द्वितीय, उसको कहीं फिलिप द्वितीय भी थे। वह कहाँ के शासक थे? फिलिप कहाँ के शासक थे? मकदूनिया या मैसेडोनिया। मकदूनिया के शासक थे। उसकी हत्या कब हो गई? 329 ईसा पूर्व। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। ठीक है, सिकंदर किसका सूत्र था? अरस्तु का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत विजय के अभियान कब शुरुआत किया था? 325 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में क्या था? 19 महीना इन्होंने अपने 326 में चालू करेगा तब ना 19 महीना तक करते रहेगा, और 19 महीना तक इनका भारत का
आक्रमण का समय था। तो बताना है किस दर्रे से होकर आया था, बोलन या खैबर? खैबर। खैबर दर्रे से होकर आया था कौन? सिकंदर। तो बताना सिकंदर जब आक्रमण कर रहे थे, पंजाब का शासक कौन था उस समय? पोरस। पंजाब का शासक पोरस था। वो युद्ध में हार गया था, लेकिन उसकी वीरता साहस देखकर उसका अपना राज्य वापस कर दिया। उसका फिर साथी यानी जो पोरस है फिर सिकंदर का साथी बन गया। लेकिन तक्षशिला का जो शासक था वो हार गया था। वो बहुत ही डरपोक शासक था, उसका नाम था अंभिक। ठीक है, ये था। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। ठीक है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? प्रिय घोड़ा बाऊकेफला। बता रहे बाऊकेफला नगर, जहाँ पर उसका घोड़ा ये बाऊकेफला मर गया तो बाऊकेफला नगर बनाया। तो किस नदी किनारे बनाया था? झेलम नदी। झेलम नदी किनारे या विस्तता। झेलम। ठीक है, झेलम को वितस्ता पुराना नाम है। ठीक है। और सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दिया? विपाशा या रावी। गलत है, यही होशियार बने। व्यास। विपाशा या व्यास। विपाशा यानी इसका पासा नहीं पलट पाया था। विपाशा नदी का भी पासा सिकंदर पलट नहीं पाया था। विपाशा किसको नदी कहते हैं? व्यास नदी को। झेलम किस नदी कहते हैं? वितस्ता। तो क्वेश्चन पूछेगा किस नदी किनारे आकर सिकंदर की सेना ने मना कर दिया नदी पार करने? तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, झेलम या विपाशा, यानी कि जिसको व्यास। तो जाने पुराना नाम व्यास का क्या नाम है? विपाशा। तो विपाशा का पासा नहीं पलट पाया था सिकंदर। ठीक है, यानी सिकंदर का सेनापति। अब बहुत निराश हो गया था उस समय सिकंदर का बताना है। जल सेनापति तो निर्याकस था, लेकिन सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस था सिकंदर का सेनापति। बहुत अच्छा। उसके साथ यूनानी इतिहासकार भी आया था। सिकंदर के साथ यूनानी इतिहासकार कौन आया था? एरियन। कौन आया था? एरियन। ठीक है। देखिए सिकंदर अपने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश क्या था? जब अपना कुछ गवर्नर अपॉइंट करके एक छोटा सा राज्य बना देता, जो कि सिकंदर के मेन राज्य के अंतर्गत पैसा कलेक्ट करके वहां देगा, तो बना दिया था। तो देखिए जहां पर एक क्वेश्चन है, सिकंदर जहां पर पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ था, वहां पर कौन सा नगर बनाया था सिकंदर ने? बाऊकेफला। नहीं, बाऊकेफला नहीं बनाया था। वहां पर बनाया था निकाया शहर। कौन सा है? निकाया शहर। ठीक है, एक बाऊकेफला शहर था, एक निकाया शहर था। और काबुल में सिकंदरिया शहर बनाया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए बाऊकेफला वाला फेमस क्वेश्चन है, तो सब बता देता है। जब यहीं पर निकाया वाला क्वेश्चन आएगा तो ये फेमस क्वेश्चन नहीं है, उतना एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप क्विज कर रहे हैं जीएस एग्जाम के साथ, तो आपका जो है सारा एरिया पर क्वेश्चन को क्लियर कराया जाएगा। अब देखिए हम लोग अब जा रहे हैं किस सेक्शन में? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वह उसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक पाणिनि। चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, जो कि 15 अधिकरण और 120 प्रकरण में विभाजित है। बताना चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। जैन धर्म का अनुयायी था। 298 बीसी में चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्हें अपने संलेखना विधि से प्राण को त्यागा था। अगला क्वेश्चन, जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। यानी सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। देखिए कहीं कहीं इसको सेंड्रोकोटस कहा गया था। और कुछ जस्टिस ने इसे क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। ठीक है, बहुत अच्छा। आपसे अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ में जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। उसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और लेकिन उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था जो करवाया था? कौन कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य था। पुष्यगुप्त वैश्य जो था वो सौराष्ट्र का गवर्नर था, जो कि किसके अधीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन। चंद्रगुप्त मौर्य के आज्ञा के अनुसार पुष्यगुप्त ने जो सौराष्ट्र का गवर्नर था सुदर्शन झील का निर्माण कराया। बाद में उसका फिर सिर्फ जीर्णोद्धार किया, यानी फिर से अगर टूट फूट गया है तो उसको फिर से रिपेयरिंग कराया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है,
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, ठीक है, कर दिया था। उसको कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे? कंधार, काबुल, मकरात है। हैरात। यानी शादी में 4 प्रांत दिए, यानी एक प्रकार से दहेज की व्यवस्था आप यहाँ भी देख सकते हैं। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और कुछ इतिहास वगैरह मानते हैं कि उसे 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दहेज के रूप में दहेज नहीं, उपहार के रूप में, उपहार के रूप में, ठीक है। उल्टा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली? भद्रबाहु। गुरु जो थे जैन गुरु भद्रबाहु, जब अकाल पड़ा मगध में तो जो भाग गए थे कर्नाटक की ओर, चले। भद्रबाहु भाग गया। 12 वर्षों का था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा एक किताब लिखा, उसका नाम बताएं। इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज में पाली ब्रोथा शब्द का पाटलिपुत्र के लिए किया था, ठीक है। इंडिका में जो शब्द है पाली ब्रोथा है, जिसका क्या होता है? पाटलिपुत्र। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए? प्लिनी। गलत है। एथिनियस। गलत है। प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है। बता, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? कर्नाटक। उपवास के द्वारा, यानी संलेखन। जैन धर्म को अपना लेता है। जैन धर्म में जो प्राण त्यागने की विधि है वो संलेखना विधि है। पूछ देगा किस पर्वत पर? चंद्रगिरी पर्वत पर। वहां पे एक नगर बनाया था चंद्रगुप्त बस्ती, वहीं पर उसने अपने प्राण संलेखना विधि से त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, वो आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम थे, सेंड्रोकोटस कौन बोला था? जस्टिन। एरियन जो उसका इतिहासकार था, किसका? सिकंदर का। और एंड्रोकोटस कौन बोला था? प्लूटार्क क्या बोला था? प्लूटार्क जो है एंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। देखिए, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम दिए, लेकिन सबका अर्थ क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसी तरह से बताना है, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पे बैठा, वह किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया था? भद्रसार या वारिसार। भद्रसार या वारिसार, ठीक है। बताना है, सीरिया का नरेश आंतियोकस का बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत आया था, उसका नाम क्या था? एथिनियस। गलत है, उसका नाम था डायमेकस था, जो क्या आया था, ठीक है। इथिनियस और उथिनियस बोलना जरूरी है, क्वेश्चन को पहले सुनना है, समझना है, तब जवाब देना है। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम था भद्रसार या वारिसार, ठीक है। जैन ग्रंथ में क्या नाम था? सिंहसेन। जैन ग्रंथ में क्या नाम था? सिंहसेन। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्रघात का शत्रु विनाशक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुआ? 2 बार। जिसको शांत करने के लिए, दबाने के लिए सुसीम और अशोक, जो कि बिंदुसार के पुत्र थे, उसे भेजा गया था। एथिनियस ने कहा है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से क्या क्या भेजने की प्रार्थना की थी? अंजीर, एक दार्शनिक और मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांग एथिनियस ने कहा है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस वंश से मांग की थी, ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? 16 राज्यों का, ठीक है। बहुत अच्छा। बताना है, बिंदुसार के बाद जो मगध की गद्दी पे बैठा था, अशोक बैठा था, ठीक है। अशोक मगध की गद्दी पे कब बैठा? 269 ईसा पूर्व।
देखिए 273 ईसा पूर्व से 4 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया, अपने सारे भाइयों का अंत किया, उसके बाद मगध की गद्दी पर सुचारू रूप से बैठ पाए। अशोक की माता का नाम क्या है? सुभद्रा या सुभद्रांगी, सुभद्रा, जो कि चंपा अंग जो है ना, चंपा की एक ब्राह्मण कन्या थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले अशोक कहाँ कहाँ का गवर्नर रह चुका था? अवंती का राज्य। देखिए अवंती और तक्षशिला का वो गवर्नर रह चुका था, लेकिन जब गद्दी पर बैठने का समय आया तो उस समय कहाँ का था? अवंती का। ठीक है, यानी कि अशोक राजगद्दी पे बैठने से पहले 2 जगह गवर्नर था। कहाँ कहाँ का? तक्षशिला और अवंती। लेकिन जब वह राजगद्दी पे बैठने का समय था उस समय वह कहाँ का शासक था? वह कहाँ गवर्नर था? तो अवंती। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? 14वां अभिलेख। आपको जो क्वेश्चन है, अशोक को किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ये आपको मिलता है मौस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेर गोलम। ठीक है, अशोक जो प्राचीन इतिहास का पहला शासक है जिसका जो पूरा जो है लिखित रूप से लेख पर आधारित था। ठीक है, स्तंभ लेख हो या गुहा लेख या शिलालेख, तो ये सारे चीज पर मेनली शिलालेख और स्तंभ लेख पर उनका इतिहास था। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जाएगा, उसका जवाब दीजिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 8 वर्षों के बाद। 8 वर्षों पे, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख। ठीक है, 13वें शिलालेख में। अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। 14वें शिलालेख में किस 14 टोटल शिलालेख थे ना, 1 से लेकर 14 शिलालेख कलिंग युद्ध। बताना है किस शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है, 5 यवन राजाओं को मिला था, राजाओं का वर्णन है। सीरिया के शासक आंतियोक, मिस्र के शासक तुर्म, मेसिडोनिया के शासक एंटिकीन, एपीरस मर्ग थे और कोरित अलिक सुंदर वहां के शासक थे। ठीक है, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में कौन सा नामक राजदूत भेजा था? ये प्लिनी का कथन है। ठीक है, बताइए। प्लिनी के कथनानुसार अशोक के राज दरबार में कौन सा आया था मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी का राजदूत बनकर? पता है, डायोनिसियस। ये प्लिनी के कथन के अनुसार है, लेकिन कुछ किताबों में ये बिंदुसार में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? किस? भ्राभु अभिलेख। ठीक है, भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिखी जाता है, बौ से ब्राह्मे, बो से बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? अपनी पुत्र महेंद्र को और संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र कौन थे? महेंद्र। इसकी माता कौन थी? उसकी महेंद्र, अशोक की पत्नी। हाँ, जिससे ये पुत्र हुए थे। नाग देवी थी। कौन थी? नाग देवी। अशोक की पत्नी कौन कौन थी? 3। कौरवकी थी, असंधि मित्रा थी और नाग देवी थी। तो नाग देवी से पुत्र महेंद्र और संघमित्रा हुए थे, उसको श्रीलंका भेज दिया गया था। और जबकि कौरवकी का पुत्र था तीवर। कौरवकी का पुत्र कौन था?
जिसका अभिलेख में अशोक ने अभिलेख में कौरवकी के पुत्र तीबर का उल्लेख किया है। ठीक है। राजा को बहुत सारी पत्नियां होती थी, उनमें से कुछ प्रमुख पत्नियों के ये नाम होते हैं। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? 7 स्तूप। गलत है, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। बताना, अशोक जब बौद्ध धर्म का एक उपासक बन गया तो राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बौद्ध गया? 10वें वर्ष बाद। ठीक है। 8वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बौद्ध कहाँ आक्रमण किया? कलिंग पर। कलिंग का जब आक्रमण किया था वो बहुत इतना मारकाट देखा, वो विक्षिप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है। अशोक ने आजीविका को रहने के लिए कहाँ की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण कराया? बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसके नाम क्या थे? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्वोपली। 4 गुफा बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए क्या, उसका क्या नाम था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्वोपली। ठीक है। अशोक का जो पौत्र था दशरथ, आजीविकों को एक गुफा बनवाया था। कहाँ पे? नागार्जुन गुफा बनवाया था। ठीक है। नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफा बनवाया था। कौन? दशरथ, जो अशोक का पौत्र था। गया में बनवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी कहाँ है? गया में। यहाँ पर कितना गुफा बनाया था? 3 गुफा। अशोक कितना बनाए थे? 4। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्वोपली अशोक बनवाए थे। अशोक का जो पौत्र था दशरथ, वह 3 गुफा बनवाए थे। इसको ध्यान से सुने। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय मौर्य में 4 प्रांत थे। जब अशोक आया तो कलिंग को जीत ली, तो टोटल कितना प्रांत हो गए? 5 प्रांत। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक आक्रमण कर दिया कलिंग पर, वहां से एक प्रांत जीत लिया तो 5 प्रांत बन गया। तो उत्तरापद की राजधानी कहाँ था? उत्तरापद, भारत के नक्शा के उत्तरापद। लेकिन भारत का नक्शा उस समय क्या होगा? अगर अभी के आज़ादी के पहले का ही नक्शा भारत का देखें, उस समय अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र। तो तक्षशिला जो था उत्तरापद की राजधानी थी। अवंती के राष्ट्र की राजधानी क्या थी? अवंती। गद्दी से बैठने से पहले अवंती का राजा था, गवर्नर था अशोक, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। ये क्वेश्चन तो उज्जैनी या माहिष्मती, ये तो क्वेश्चन है। कलिंग की राजधानी? खाड़वे। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी। ठीक है। और पूर्वी प्रांत की राजधानी? पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। ये सब फेमस क्वेश्चन सब गलत नहीं होना चाहिए। सोच के, सुन के ध्यान देना है, कुछ भी नहीं बोलना है। देखिए, आज हमने क्यूज को यहीं तक रखने का निर्णय किया है। कल जो है अशोक का एक छोटा सा, कल जो फोकस जो क्यूज होगा अशोक पर होगा, और कल ही मौर्य प्रशासन पर भी क्यूज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मौर्य प्रशासन को पढ़ाऊंगा भी, लेकिन कल जो क्यूज होगा उसमें मौर्य प्रशासन और अशोक, उसमें 14 शिलालेख के बारे में होगी। स्तंभ लेख जो 7 है 6 जगहों से मिला, उनके भी क्यूज होगा।